आप सभी छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्यपुस्तक इस वर्ष भाग 2 के अंतर्गत पर्वत प्रदेश में पावस नामक कविता का अध्ययन करेंगे, जिसकी रचना जाने माने विख्यात उत्तराखंड के कवि सुमित्रानंद पंत जी ने की है। कविता के अध्ययन करने से पूर्व हम लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय जानेंगे। आइए जानते हैं लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय। विख्यात कवि हैं सुमित्रानंद पंत, जिनको आप जानते हैं, जिनका समय 1900 से 1977 के बीच रहा। जानते हैं 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कोसानी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रानंद पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। बचपन से मतलब बालपन में 7 साल की उम्र में, मात्र 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया, अर्थात इन्हें पुरस्कार दिया गया। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने गए। जब हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें कई कालखंडों को हमने विभक्त किया ताकि हम व्यवस्थित रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास को जान पाए। तो उसी में एक भाग हमारा आता छायावाद, जिसके एक स्तंभ के रूप में, जैसे कि 4 स्तंभ होते हैं तो उसमें एक स्तंभ यानी मुख्य रूप से इनकी भूमिका रही। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम यानी प्रकृति के प्रति, नेचर के प्रति जो इनका लगाव और रहस्यवाद झलकता है। अलग तरीके से इनकी रचनाएं हैं। हर जो हमारे आसपास की जो भी प्रकृति में जो कुछ भी हम पर उपकार किया है, उन सबको ये मानवीय भावनाओं के रूप में व्यक्त करते हैं, उनके रूप में उसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक इंसान बोलता है, उसकी इच्छाएं होती हैं, उसकी कुछ कल्पनाएं होती हैं, सेम उसी तरीके से प्रकृति का भी हमारे प्रति वैसे ही व्यवहार, वैसा ही स्वभाव इन्होंने व्यक्त किया करते हैं ये। इसके बाद हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे। इनकी बात की कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट नज़र देखने को मिलता है। तो इस तरह से इतने जीवन में स्टार्टिंग में इन्होंने अपनी कविताएं लिखनी शुरू कर दी, लेकिन जब ये साहित्य जगत में व्यवस्थित रूप से और स्थायी रूप से जब इन्होंने कविताओं का सृजन प्रारंभ किया, तो उसके बाद इन्होंने खुद भी और कई महान विचारकों, समाजसेवी, साहित्यकारों जैसे कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी जी को पढ़ा, अरविंद जी को पढ़ा। उनका स्पष्ट जो दर्शन है या प्रभाव है इनकी रचनाओं में दिखता है। जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृत केंद्र से जुड़े, यानी अपने जीवन यापन करने के लिए, रोजगार के लिए उदय शंकर संस्कृत केंद्र से जुड़े, आकाशवाणी के परामर्शदाता यानी सलाहकार रहे, लोक यत्न सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता भी इन्हीं को माना जाता है। हिंदी के जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार रहे वो सुमित्रानंद पंत ही माने जाते हैं। पंत जी को काला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 60 में साहित्य अकेडमी यानी 1960 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया और 1969 में सिदम्बरा संग्रह पर जो इनकी कविता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जैसे कि हमने कहा, ये प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला। क्वेश्चन आ सकता है कब मिला, तो 1969, और किस कविता के लिए मिला या किस कविता संग्रह के लिए मिला, तो आप बता सकते हैं चिदम्बरा। इनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, मैक्सिमम आगे आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, तो वो हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायत। जैसे कि हमने कहा, इसके लिए इन्होंने बहुत रचनाएं की। आज जो कविता हम पढ़ने वाले हैं
या जिसका अध्ययन हम आगे अपनी कक्षाओं में करने वाले हैं, उसमें लेखक हमें क्या बताने वाले हैं, क्या समझाने वाले हैं, किस विषय पर बात की गई है, तो उसके बारे में हम पाठ प्रवेश में जानते हैं। भला कौन होगा जिसका मन पहाड़ों पर जाने को ना मचलता हो। आप सभी जानते हैं मैक्सिमम लोग क्या होता है, पहाड़ियों की वादियों में वहाँ का जो सौंदर्य होती, ऊंची नीची जो उनकी चोटियाँ होती हैं और प्राकृतिक छटा जो वहाँ की होती है, हर किसी का मन करता है। तो नेचर प्रेमी ज़्यादातर लगाव उनका रहता है उधर, तो सभी लोग पहाड़ में घूमना पसंद करते हैं। आपको पता है गर्मियों में उत्तराखंड में कितने लोग बाहर से लोग घूमने आते हैं। तो ठीक इसी तरीके से जिन्हें सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता, वे भी अपने आसपास के पर्वत प्रदेश में जाने का अवसर शायद ही हाथ से जाने देते हों। आपको पता है कि हिमालय जैसे दूरस्थ क्षेत्र में जाना सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन अपने मैदानी इलाके से वो निकलते हैं, अपने आसपास की जो शिवालिक श्रेणियाँ होती हैं, है ना, सबसे छोटे नवीन पर्वत जिन्हें हम कहते हैं, निचले पर्वत शिवालिक श्रेणियाँ होती हैं, दून की घाटियाँ होती हैं, तो इन सब में हम घूमने को जाते हैं। ठीक है, और ये अवसर अगर हम मिलता है कि अपने आसपास की पर्वत चोटियों और श्रृंखलाओं या दून घाटियों या प्रभाई हिमालय में अगर हमें घूमने का मौका मिलता है, तो हम ज़रूर उससे जाने नहीं देते अपने हाथ से। ऐसे में कोई कवि और उनकी कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे ही वह अनुभूति दे जाए, और इस तरीके से जब हमारा मन मचलता हो, प्रकृति के लिए हम जाना चाहते हैं, अपने आसपास की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, जो चोटियाँ हैं, शिवालिक हैं और दून घाटियाँ जो हमारी हैं ना, सबसे निचला जो तराई से उभरा हुआ जो भाग 200 मीटर के ऊपर हम उन्हें दून घाटियाँ के नाम से जानते हैं, तो उनमें जाने का हम सभी का मन करता है। और अगर इस तरीके से कोई कवि आपको अपनी कक्षा में बैठकर वो दृश्य का अनुभव कराए, उन पहाड़ियों, उन चोटियों, उन नेचर का आभास कराए, तो फिर अनुभूति मतलब आप महसूस करें दे जाए जैसे वह अभी अभी पर्वतीय आंचल में विचरण करके लौटा हो, और आपको ऐसा महसूस करा दे कि आप अभी अभी उस पर्वत में ही जिस मनोहर छटे के बारे में बताया जा रहा है, जिस दृश्य के बारे में आपको बताया जा रहा है, वो इतने आत्मीयता के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, तो आपको ऐसा महसूस हो कि आप अभी अभी घूम कर आ रहे हो। मतलब वो जो बाहर का जो छोटे छोटे पर्वत श्रेणियों का जो दृश्य होता है, उसका अनुभव आपको कक्षा में बैठे बैठे कराए, तो फिर आपको कैसा अनुभव होगा। और यही है सुमित्रानंद पंत जी जो हैं हमें प्रकृति छटाओं के बारे में बड़ा आनंदित, और वो जो दृश्य होता है उसे कक्षा में वो दिखाने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत कविता ऐसे ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आँखों निरखने की अनुभूति देता है। यानी जिस बारे में वो बताते हैं, जो रोमांच उसमें भरा होता है, जो अलग अलग तरीके से क्रियात्मक गतिविधियाँ उसमें होती हैं, जो हमारे हृदय की गति को तेज कर देते हैं और हम उसे महसूस करने लग जाते हैं। यही नहीं, सुमित्रानंद जो पंत है हमारे जी, पंत जी हैं, अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए यही अनुभूति होती है। उनकी जितनी भी कविताएं आप पढ़ेंगे तो हमें अनुभूति होती, वो अभी हमारे सामने लाइव चल रहा हो, हम दृश्य रूप में उसे देख रहे हों। ऐसी अनुभूति होता है कि मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हों। यानी हम ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हम एक कमरे में बैठे हुए हैं, ऐसा महसूस होता है कि ये दीवार है ही नहीं, हम प्रकृति में हैं, हम किसी ऐसे रम्य मतलब मन को भाने वाला स्थल पर आ पहुँचे हैं जहाँ पहाड़ों की अपार श्रृंखलाएँ हैं। मतलब उनकी कविताओं को जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा महसूस होता है कि हम कमरे में नहीं, बल्कि हम उस रम्य, उस मन को भाने वाली प्राकृतिक छटाओं के उन पहाड़ों पर पहुंच चुके हैं, उन अपार ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखलाओं में हम पहुंच गए हैं। हमारे आसपास झरने बह रहे हैं, ऐसा लगता है कि हमारे आसपास झरने बह रहे हैं और हम सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं और हम कुछ सोचना ही नहीं चाहते। हम उन झरनों को, उन पर्वत श्रृंखलाओं को, उन आवाज़ों को, उस दृश्य को जो कविताओं में बताया जा रहा है उसे महसूस करते हैं और हम उसमें खो से जाते हैं। महाप्राण निराला ने भी कहा, पंत जी में सबसे ज़बरदस्त कौशल है वह है शैली की, यानी तरीका की तरह अपने विषय को
अनेक उपमाओं यानी तुलना करके एक दूसरे से उपमाओं से संवार कर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देना। अपने में एक बहुत विख्यात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और वो भी इनकी कविताओं के बारे में कहते हैं कि एक ऐसी कला इनमें है, एक ऐसा स्किल्स इनमें है कि ये अनेक उपमाओं को देकर और अपनी जो कविताएं हैं, जो भावनाएं, उन्हें इतना मधुर और इतना मीठा और इतना कोमल कि हमारे हृदय को वो छू देते हैं। तो इस तरीके से इस कविता का आनंद हम लेंगे अपने अगले भाग में, और ये वातावरण आप महसूस करेंगे अपनी कविता के अंदर, अपने कमरे, अपने कक्षा में, कि किस तरीके से जो मनोहर छटा और दृश्य होता है पर्वत श्रृंखलाओं का, वो आनंद इतना कोमल होता है कि आपके हृदय को छू जाता है। पर्वत प्रदेश में पावस, जिसका अध्ययन हम अपनी अगली कक्षा में करें। धन्यवाद।